हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज ये वीडियो इतनी ज़्यादा शानदार होने वाली है कि आज इस वीडियो में कवर किए जाने वाले 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूरे चैप्टर की फील देंगे। आपको एग्जाम में 100% देखा हुआ क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएगा असर्शन रीजन का। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है ना कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर चला गया, जो कि बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो इसी वीडियो के अंदर से आपको मिल जाएगा। आप कहीं मात नहीं खाओगे, है ना। इस वीडियो के बाद आप कोई भी जो है सैंपल पेपर को उठा के देखिए, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे और इसके बाद कहानी यहीं पे रुकेगी। हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि आप इन वीडियोस को बस देख के जाइए एग्जाम से पहले और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, वीडियोस बहुत सारी आने वाली है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उस पर जरूर मैं काम करने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ें। अगर आप जो है जानते हैं कि बेसिक रूल्स क्या है असर्शन रीजन के, तो फिर आप आने वाले 1 मिनट को स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, असर्शन रीजनिंग में आगे बढ़ने से पहले हमें इसके जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं उनको जान लेना चाहिए। अगर आप इनको जानते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए, तो सबसे पहली चीज हमें जानना है कि असर्शन रीजन में हमें ऑप्शंस किस तरह से टिक करने होते हैं। हाँ, कैसे ABCD टिक करना होता है। तो उसके लिए आपको 4 स्टेटमेंट वो पहले से लिख के देते हैं कि अगर आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है तो आपको जो है B ऑप्शन लगाना है। अगर आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है तो A लगाना है। मैं आपको एक बार सारी बातें समझा देता हूं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आपको यहां पर दिखेगा कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट को हमने पढ़ा और हमें लगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का रीजन बता रहा है, यानी कारण बता रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो A हम टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने देखा कि पहला स्टेटमेंट सही तो है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट का कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, बस ये अपने अपने आप में सही है, तो फिर मैं B ऑप्शन टिक करूंगा। अगर मैं देखता हूं कि ये जो मेरा असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है, तो मैं C ऑप्शन टिक करूंगा। और मैं देखता हूं कि अगर मेरे दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन भी गलत है और रीजन वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो मैं D ऑप्शन टिक करूंगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। असर्शन में लिखा हुआ है आई एम इंडियन, ठीक है, तो मैं इंडियन हूं। इसका रीजन क्या है कि क्योंकि मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मैं इंडियन हूं। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि मैं इंडियन हूं। अब रीजन में पढ़ लेते हैं। रीजन वाला स्टेटमेंट, माय नेम इज अभिषेक, तो मेरा नाम अभिषेक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन आप देख रहे हो कि पहला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहां पर ये जो मैं इंडियन इसलिए नहीं हूं कि मेरा नाम अभिषेक है, मैं इंडियन इसलिए हूं क्योंकि मैं इंडिया में रह रहा हूं। तो रीजन वाला स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब ऐसा होता है तो मैं B ऑप्शन टिक करता हूं। अगर यहां पे लिखा होता कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तो फिर यहां पर क्या हो जाता कि ये असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, और रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी कि जब सब कुछ सही है तो ऑप्शन नंबर हम A लगाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के असर्शन में हमें मिल रहा है द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर। यहां पर जो एम्फसाइज किया जा रहा है दैट इज ऑन द टर्म होल। कह रहा है कि आप एक कंडक्टर का होल चार्ज, मतलब पूरा चार्ज नहीं ट्रांसफर कर सकते। और मन में तो लग रहा है कि सर बिल्कुल सही तो कह रहा है कि आप एक कंडक्टर का पूरा चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पूरा कैसे कर सकते हो। हाँ, तो भाई आप कर सकते हैं, आप एक कंडक्टर का पूरा चार्ज दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो असर्शन लिखा हुआ है गलत। अब ये गलत कैसे है इसको जान लो, क्योंकि इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास भाई ये एक कंटेनर है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं यहां पर कि अगर चार्ज का या पानी का या वाटर का या किसी भी मैटर का फ्लो होना है तो ये पहली चीज इस पर डिपेंड नहीं करता कि किसके पास कितना पानी है। जैसे मान के चलिए अगर मेरे पास इसके अंदर 1000 लीटर पानी है और इसके अंदर 1 लीटर पानी है, और अगर मैंने कह दिया कि मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो बताइए पानी का फ्लो कहां से कहां होगा। बोला सर कैसी बात कर रहे हो, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में होगा। तो आंसर इज, ये बात पूरी तरह से सही थोड़ना है, ये तो गलत बात है।
ये डिपेंड करेगा कि भाई कौन सी टंकी की लोकेशन कहां पर है, मतलब किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस छोटी वाली टंकी को, छोटी वाली इस बकेट को कनेक्ट कर दूं किसके साथ, ऊपर, तो आप देखेंगे कि भले इसके पास आधा मग ही पानी क्यों ना हो, इसके पास 1 लीटर ही पानी क्यों ना हो, और इसके पास 1000 लीटर ही पानी क्यों ना हो, लेकिन हर बार वाटर का फ्लो ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में फ्लो होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि ऊपर वाली टंकी हायर पोटेंशियल पर है और नीचे वाली टंकी लोअर पोटेंशियल पर है। तो भाई वाटर का फ्लो कहां से क्या हुआ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये क्या आधे आधे होने के बाद रुक गए, नहीं, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, ये होल ट्रांसफर ऑफ वाटर हो गया। ठीक इसी तरह से जैसे पानी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो सकता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक उसी तरह से चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वो भी पूरा, कैसे, पूरा ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे आपको समझना है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान के चलिए अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है ए और ये कंडक्टर है बी, कैसे होगा, इससे अगला क्वेश्चन ही बनने वाला है। ये एक कंडक्टर है ए और ये दूसरा कंडक्टर है बी। अब अगर मैंने इन दोनों कनेक्ट कर दिया, ठीक है, भले ही इसके पास कितना भी चार्ज क्यों ना हो, ठीक, अगर मैंने इन दोनों कनेक्ट कर दिया तो हम ए का कंप्लीट चार्ज बी को दे सकते हैं और ए हो जाएगा खाली। कैसे होगा इसको जान लेते हैं। इसके लिए ए को हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहना पड़ेगा और बी को लोअर पोटेंशियल पे। जब कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होता रहेगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पर हो। तो देखिए आप जानते हैं कि मान के चलिए कि ये मेरे पास ये दोनों कंडक्टर्स हैं। अब ये वाला बी कंडक्टर है तो मैंने कहा कि बी का पोटेंशियल होगा सर 100 वोल्ट, चलिए हमने मान लिया। अब बी एक कंडक्टर है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, या फिर मैं कहूं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक। तो इस बी के इंटीरियर में, इस पूरे इंटीरियर में हर जगह पे, चाहे यहां 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 कहीं पे भी, इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। हाँ, पूरे कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोला 0 है, ठीक है, मान लिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो याद रखिएगा कि जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है 100 वोल्ट, उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही तो पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब मान के चलिए हमने क्या किया कि इसके इंटीरियर में इसका खुद का पोटेंशियल कितना, बोला 100 वोल्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक छोटा वाला कंडक्टर मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, इसके अंदर ले जाकर के रख दिया, ठीक। तो इस लोकेशन का पोटेंशियल तो था 100 वोल्ट और इसका खुद का कितना है, बोला 10 वोल्ट। तो भाई अब इसका टोटल कितना हो गया, अब इसका हो गया, पहले तो जब अलग रखा था तब 10 वोल्ट था, अब इसका खुद का पोटेंशियल कितना हो गया, 110 वोल्ट। कितना हो गया, 110 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट तो जहां पर ये रखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, और 10 वोल्ट किसका, 10 वोल्ट जो है इसका खुद का। तो अब ये कितने वोल्ट पे हो गया, ये वाला हो गया 110 वोल्ट पे और ये हो गया 100 वोल्ट पे। आपने जब इन दोनों कनेक्ट कराया तो इसके पास कितना भी चार्ज हो, ये सारा का सारा चार्ज इस तक ट्रांसफर होगा, क्योंकि अब ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है ना। अब याद रखिए कि अगर कोई भी कंडक्टर किसी कंडक्टर के इंटीरियर में रखा हुआ है तो इंटीरियर में या कहूं इनसाइड रखा हुआ कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा और बाहर रखा हुआ कंडक्टर हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इंटीरियर वाले कंडक्टर को बड़े वाले कंडक्टर का पोटेंशियल तो मिलता ही है, साथ में उसका खुद का पोटेंशियल भी होता है। जैसे अगर आप एक वेइंग मशीन पे जो है आप बैठे हैं और उस पर ऑलरेडी 100 kg जो है रखा हुआ है और आपका जो है 50 kg, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका 150 kg बताएगा ना, समझ में आया ना, आपका 150 kg बताएगा ना, बस यही बात है इसके अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और चीज याद रखिए कि कंडक्टर के इंटीरियर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो फिर
हर जगह पे पोटेंशियल भी सेम है, और अगर हर जगह पे पोटेंशियल सेम है तो अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है ना। रीजन को पढ़ना हम भूल गए, तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी इसका गलत है, बिकॉज कह रहा है कि टोटल चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत है। हमने आपको बता दिया कैसे ट्रांसफर किया सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। हाँ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के असर्शन में आपको मिल रहा है नो वर्क इज डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज from one point to another inside the conductor while work has to be done in taking the same charge outside the conductor from one point to another। कह रहा है कि अगर आप इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेकर के जाएंगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जबकि अगर आप इस कंडक्टर के बाहर हैं तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे चार्ज को, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है कि अंदर वर्क नहीं करना पड़ेगा, बाहर वर्क करना पड़ेगा? ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हर जगह का पोटेंशियल है सेम। अगर हर जगह का पोटेंशियल सेम है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं फिर से कहूंगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल का अंतर जीरो है। तो आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो यहां से dv जीरो हो गया, और अगर dv जीरो है तो वर्क का फॉर्मूला होता है q इंटू dv, तो वर्क डन जीरो। समझ गए? तो आप कहेंगे कि भाई वर्क डन जीरो है क्योंकि इसके अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, तो हमें जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जबकि अगर आप आउटसाइड द कंडक्टर देखेंगे तो आउटसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनती है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज भी होती है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बाहर के साथ बदलता भी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फिर आप देखेंगे कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो? या फिर मैं कहूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप जाओगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जरूर मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वैल्यूज पुट करोगे, आपको वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला जो असर्शन है वो पूरी तरह से सही है। जबकि रीजन में क्या दे रहा है? रीजन में दे रहा है कि रीजन में आपको दिया जा रहा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, बिल्कुल सही बात है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम नहीं है। तो ये रीजन वाला स्टेटमेंट सही तो है ही, साथ में इसके आंसर को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के असर्शन में हमें मिल रहा है टू कंडक्टर्स हैविंग सेम चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। कह रहा है कि दो कंडक्टर्स हैं जिनके पास चार्ज भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। कह रहा है कि उनके पास उनका जो पोटेंशियल है दोनों का वो सेम होना ही चाहिए। तो ये चीज सही है क्या? गलत है। हाँ, असर्शन गलत है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों कंडक्टर स्फीयर हैं तो दोनों के पास सेम चार्ज है और दोनों का सेम वॉल्यूम है, तब तो पोटेंशियल सेम हो सकता है। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि एक जो है स्फीयर है और एक सिलेंडर है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम हो सकता है। जैसे मान के चलिए इसमें भी 5 लीटर पानी आ जाएगा, इसमें भी 5 लीटर पानी आ जाएगा। दोनों का वॉल्यूम सेम हो सकता है, लेकिन दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होगा, तो दोनों का पोटेंशियल भी फिर अलग अलग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है? बोला चार्ज पर डिपेंड करता है, हाँ, इसके अलावा वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसके अलावा शेप पर भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर मान के चलिए ये क्यूबॉइड शेप में होता और चार्ज होता तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो कुछ और होता। तो आपको ध्यान देना है कि पोटेंशियल, चार्ज, वॉल्यूम और शेप इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई दो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो सेम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम होगा। उसमें लिखा है मस्ट हैव, हाँ, वो लग रहा है होना ही चाहिए, ठीक है। तो असर्शन होगा गलत। अब रीजन में क्या दे रहा है? रीजन में कह रहा है कि पोटेंशियल डिपेंड ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम, तो रीजन गलत है। पोटेंशियल शेप पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका
डी ऑप्शन सब कुछ गलत है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन में आपको मिल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। क्या आपको लगता है कि अर्थ का पोटेंशियल बहुत कम यानी कि जीरो होगा, या बोला सर अपन को तो लगता है कि अर्थ का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? आंसर इज पोटेंशियल जो है अर्थ का वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? बिकॉज याद रखिए कि अर्थ जो है एक बहुत बड़े शेप का कंडक्टर है। हाँ, तो आप अर्थ को जितना मर्जी चार्ज उतना दे सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम चार्ज जो है अर्थ को देते चले जा रहे हैं, इनफैक्ट जब बिजली गिरती है ऊपर से लाइटनिंग, तब भी आप देखते हो कि वो सारा का सारा चार्ज जो है वो अपने अंदर जो है ले सकती है, ठीक है। लेकिन अर्थ का पोटेंशियल बढ़ता नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ये मान के चले कि एक ओशन में आप अगर एक बाल्टी, एक टैंकर या फिर 1000 टैंकर पानी डाल दे तो उससे उसके वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। ठीक ऐसा ही है कि आप अर्थ को जितना मर्जी चार्ज उतना दे सकते हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता, तो हम कहते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है? बोला अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। और हम सभी ऑब्जेक्ट्स का या सभी मटेरियल्स का जो पोटेंशियल है वो अर्थ को रेफरेंस मानकर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? अर्थ का पोटेंशियल जो है जीरो कंसीडर किया जाता है, और ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। अर्थ की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे कि अगर लाइटनिंग वगैरह जब होनी है, बिजली चमकनी है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तब जाकर के ही तो जो है ऊपर से चार्जेस अर्थ तक आते हैं। हाँ, इनफैक्ट एटमॉस्फेयर में भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये यहां पर जो है ना आपका असर्शन तो ठीक है, लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है कि अर्थ हैज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ना और सुनना। एट अ पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। The rate of change of potential will be zero along east and west। ध्यान सुनिए, असर्शन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं या वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यह कहा जा रहा है। क्या लगता है, ये बात सही है या गलत है? असर्शन सही है या गलत है? सर कोई आइडिया नहीं। तो याद रखिए ये वाले जो स्टेटमेंट है असर्शन का, ये सही है। क्योंकि रीजन पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि सुनो एक्चुअल में क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं, कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। कभी भी याद रखिए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अलॉन्ग जा रहे हैं, तो पोटेंशियल आपका मतलब उस लोकेशन का डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप ना तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ना तो जो है डिक्रीज होगा और ना ही इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। हाँ, तो मैं कहूंगा कि भाई अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो फिर पोटेंशियल जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल नहीं हो रहा, मतलब पोटेंशियल बदल नहीं रहा, पोटेंशियल नहीं बदल रहा, तो हमने कहा कि भाई dV/dr दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया असर्शन। ठीक, अब रीजन तो आपको अगर ये लिख के दे दिया जाता या ये लिख के दे दिया जाता तब तो ठीक होता, लेकिन रीजन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज, कि भाई किसी भी चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसने गलत क्या बोला है, तो रीजन भी सही है। लेकिन आप देख रहे हो कि असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन वाला स्टेटमेंट, तो यहां पर ए ऑप्शन की जगह हम लगाएंगे बी ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के असर्शन में दिया जा रहा है द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, हमें जानना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है। बोला सर इसमें सोचना क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको सही लगाते हैं। कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। हाँ,
तो देखो क्यों होती है, पहले हम इसका खुद से रीजन जानेंगे और फिर उसको मैच करेंगे। देखिए तो एक्चुअल में क्या होता है कि कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, जैसे कि ये कंडक्टिंग सरफेस हो गई, ठीक है, तो जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके हर पॉइंट पर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो उस पूरे कंडक्टर की सरफेस का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। अगर मान के चलिए कि चार्ज यहां पे ज्यादा रह गया और यहां पे जो है कम चार्ज, तो इस जगह का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो जाएगा और इस जगह का पोटेंशियल जो है, एक ही कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो कम हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है ना कि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर आप मुझे बताइए कि चार्ज जो है मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरा, तभी जाकर के तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो पाया। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मींस कंडक्टर जो है चार्जेस के फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक। तो ये हमारा रीजन हो गया। अब रीजन में आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है कि कंडक्टर अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फिर ये स्टेटमेंट इसका सही तो है ही, साथ में हमारे रीजन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मींस ए। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको हटा देते हैं। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। अब देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होते हैं, ठीक। नाउ यहां पर ये जो हायर पोटेंशियल है वो क्या है? वो ये वाला पॉइंट। लोअर पोटेंशियल है वो क्या है? नेगेटिव वाला पॉइंट। तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं तो ये कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक। अब इसके रीजन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आंसर इज गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है लोकेशन की प्रॉपर्टी है, एक स्पेस की प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पूरे स्पेस के अंदर जीरो है तो इस पूरे स्पेस में जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है? आंसर इज वेक्टर। याद रखना है। तो यहां पर रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। यहां पर मैं आपको एक और मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट है गलत, तो हमारा जो ऑप्शन है वो नंबर सी सही जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हायर पोटेंशियल का मतलब हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता, हम नेगेटिव वाले चार्ज को भी हायर पोटेंशियल कह सकते हैं। कब? तो देखिए जरा, अगर मेरे पास ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी क्या है? जो है नेगेटिवली चार्ज है और ये वाली बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया इसके बीचों बीच, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? आंसर ये जाएगा ज्यादा नेगेटिव की साइड। तो जो ज्यादा नेगेटिव वाला जो पॉइंट है ये आपका लोअर पोटेंशियल कहलाएगा और ये आपका हायर पोटेंशियल। दोनों नेगेटिव हैं फिर भी इनके बीच में लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल हो गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की साइड बढ़ रहा है, मतलब ये मोर पॉजिटिव है, ये लेस पॉजिटिव है, या उल्टा बोलूं ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, और अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? तो फिर याद रखिए हमेशा कि जो ज्यादा नेगेटिव है वो लोअर पोटेंशियल कहलाएगा और जो कम नेगेटिव वो हायर पोटेंशियल कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है चार्ज इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पूरा कह रहा है कि चार्ज किसे बोलते हो? तो करंट के बहने को चार्ज बोलते हैं। ये सही है गलत है? एकदम उल्टा स्टेटमेंट दे दिया। देना चाहिए था कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो की रेट को हम करंट कहते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टा लिख के बोला करंट के फ्लो को चार्ज कहते हैं। तो असर्शन तो हो गया गलत, ठीक। रीजन की बात करें तो रीजन में कहा है, कंफ्यूजन था अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो। हाँ, रीजन में कह रहा है कि दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज है। क्या चार्ज है? सेम। और अगर दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर दें तो उसमें करंट का फ्लो या फिर चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये चीज तो गलत लिख के दी थी ना, हमने तो पढ़ लिया पहले क्वेश्चन में कि चार्ज का फ्लो होगा। अगर आप जो है एक बॉडी को इसके अंदर रख दे, जैसे कि ये वाली बॉडी है, इसके इंटीरियर में चली जाए, तो चार्ज भले ही सेम हो
लेकिन इसका पोटेंशियल हायर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि जो है चार्ज का फ्लो होने लगेगा। तो असर्शन भी गलत है और रीजन में लिख के दे दिया कि फ्लो नहीं होगा और हम फ्लो करा सकते हैं। भले ही दोनों बॉडीज का चार्ज सेम हो लेकिन पोटेंशियल अगर अलग अलग है तो फिर चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है द रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल विल बी सेम इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज एज वेल एज इन केस ऑफ डाइपोल। तो भाई कह रहा है कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर आप एक डाइपोल से भी दूर जाते हैं तब भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो कह रहा है कि दोनों ही केसेस में पोटेंशियल जो है सेम रेट से डिक्रीज होगा। तो ये जो इसने सेम रेट लिख दिया ना, सेम रेट, ये गलत लिख दिया, तो यहां पर असर्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के केस में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डायपोल के केस में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो फिर असर्शन क्या हो गया आपका गलत। और रीजन में क्या लिख के दे रहा है कि पोटेंशियल इन ऑल केसेस, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कह रहा है कि भाई सभी केसेस में ये जो है ना, ये वाला लॉ फॉलो होता है। तो ये वाला जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये भी गलत है। दोनों गलत होने के कारण हम इसमें ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कमेंट जरूर करते रहें आप लोग, आपका कमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एनालाइज करने के लिए कि ये कंटेंट आपको कितना पसंद आ पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक बात है। उसने गलत क्या कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई ये ठीक है, असर्शन ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो कहां होती है। भाई जैसे मान के चलिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो असर्शन तो आपका ठीक है। अभी हम बात करेंगे रीजन में क्या लिखा हुआ है। रीजन में ये तो नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्यों है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों है। रीजन में उसने कुछ और ही बात बताई है। तो यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब बी को चेक कर लेते हैं कि ये भी ठीक है कि नहीं है। नाउ तो अभी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रीजन को पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर जीरो एट मिड पॉइंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले एट मिड पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखिए चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों का मास तो डिफर कर सकता है लेकिन दोनों पर चार्ज सेम है, एक पर नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पर और डिस्टेंस पर इन केस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम कह रहे हैं तो देखिए जरा। तो अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट पे चेक करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के कारण अगर यहां पर चार्ज जो है पोटेंशियल बनता है -5 वोल्ट, तो प्रोटॉन के कारण यहां पर पोटेंशियल बनेगा +5 वोल्ट, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है मिड पॉइंट पर। हाँ, तो बस पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो फिर ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा इसके मिड पॉइंट पर वो कितना होगा? 0। क्या जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी? इसको चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो सही लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? आंसर इज नहीं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है मिड पॉइंट पर ये डबल हो जाती है या कहूं कि इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली असर्शन सही होने के कारण हम यहां पर जो है सी ऑप्शन को टिक करेंगे। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के असर्शन में दिया जा रहा है एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। सही है कि गलत, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा थोड़ी सी इसकी थ्योरी। देखिए जब भी हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहते हैं भाई पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर पोल्स बन रहे होते हैं ऑलरेडी। हाँ, इसके अंदर ऑलरेडी पोल्स बन रहे होते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो अलग अलग होगा।
तभी तो पोल्स बनेंगे। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर होता है वो एक ही जगह पे कोइंसाइड करता है, मतलब पोल्स नहीं बन पाते। ठीक नाउ, तो अभी दो टाइप के मटेरियल, एक वो मटेरियल जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और एक वो मटेरियल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाले डाइइलेक्ट्रिक्स को हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाले डाइइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो मटेरियल है ये पोलराइज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हम इससे समझते क्या है? एक्चुअल में पोलराइजेशन का मतलब होता है टू अटेन नेट डायपोल मोमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। या कहूं कि सिंपल, अगर कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर बहुत सारे डायपोल्स हैं, देखिए जैसे ये जो डाइइलेक्ट्रिक है ये पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, तो मैं इसको कहूंगा ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। तो अभी क्या है ना, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो फिर किसी भी रैंडम तरीके से इसके अंदर ओरिएंटेड है। किसी का जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां जा रहा है, किसी का यहां जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट जो है इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। हर मॉलिक्यूल के पास तो डायपोल मोमेंट है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है। हर मॉलिक्यूल के पास तो नेट डायपोल मोमेंट है, लेकिन जब हम एक पूरे वॉल्यूम को देखते हैं तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट जो है नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि किसी का डायपोल मोमेंट नीचे की साइड है, किसी का ऊपर की साइड, किसी का लेफ्ट में, किसी का राइट में, किसी का नीचे, किसी का ऊपर। तो यहां पर जो है ना नेट डायपोल मोमेंट कैसा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये 0 है। क्यों? क्योंकि थर्मल एजिटेशन के कारण ये रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन अगर जो है ना किसी भी तरीके से इनके मॉलिक्यूल्स को एक फिक्स डायरेक्शन में घुमा दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर इनके पास नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। जैसे कि तो ये वाला कौन सा केस हुआ? ये हुआ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अब अप्लाई की इसी मटेरियल पे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मॉलिक्यूल्स को घुमा देगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी। हालांकि सभी जो है मॉलिक्यूल सीधे नहीं होते, मैंने एक आपको आइडियल केस बता दिया, ठीक है, सभी सीधे नहीं होते, लेकिन आप देखते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में से सबका तो जो है कैंसिल हो रहा है, लेकिन 4 से 10 जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए। तो इसके पास जो नेट डायपोल मोमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो अब 0 नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने सभी को अपनी डायरेक्शन में ओरिएंटेड कर दिया, घुमा दिया। समझ में आया? तो असर्शन तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या आ गया? इसके पास पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? पोलराइजेशन। भाई पोलर मॉलिक्यूल के पास तो पोल्स ऑलरेडी बन रहे थे, लेकिन पोलराइजेशन हम कहते हैं कि जब किसी मटेरियल में क्या होने लग जाए, नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाए, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ना हो। तो ये असर्शन वाला स्टेटमेंट तो ठीक लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को या पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज कर देती है, नॉन पोलर को भी पोलराइज कर देती है, और पोलर को भी। नॉन पोलर में क्या होता? नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे थे, तो ये पॉजिटिव फिर से यहां चला जाता है, नेगेटिव यहां। तो नॉन पोलर पोलर के लिए पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब रीजन में क्या लिखा हुआ है? रीजन में लिखा हुआ है, रीजन पढ़ लेते हैं। In polar dielectric, each molecule has permanent dipole moment, but these are randomly oriented in the absence of electric field। कह रहा है कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल के पास पहले से जो है डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। हाँ, तो ये चीज एकदम ठीक लिखी हुई है रीजन में, लेकिन रीजन में ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जो है पोलराइज इसको कर देती है। क्या बोलना चाहिए था इसको? ड्यू टू थर्मल एनर्जी दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड दीज डायपोल्स इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तब तो हमारा जो है सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ठीक तो लिखे हैं, लेकिन यहां पर जो
पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहां पर बी ऑप्शन को मैं टिक करूंगा। आई होप आपको ये पूरी कहानी क्लियर हो पा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 के असर्शन में आपको दिया जा रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन ले लिया सो दैट हम इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से खत्म कर पाए। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से पढ़िए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है? इज कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने जो है डायपोल मोमेंट जो है वो सीधे हो रहे हैं, नेट डायपोल मोमेंट उसके पास है। इस एक यूनिट वॉल्यूम के पास मान के चलिए कि अगर 10 डायपोल जो है ना सीधे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसमें दूसरा वॉल्यूम भी अगर आप कंसीडर करोगे तो उसमें भी 10 ही आपको मिलेंगे। तीसरा कंसीडर करोगे तो उसमें भी आपको 10 ही जो है मॉलिक्यूल सीधे मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि ये जो नंबर है ना ये कांस्टेंट है, और हम क्या जानते हैं? ये गलत बात है भाई। नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज जीरो। यही तो पढ़ा, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन इसको हटाया तक नहीं है अभी, समझे? तो ये जो कांस्टेंट यहां पर लिखा है इस असर्शन में, ये गलत लिखा है, इसकी जगह जीरो लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए था? जीरो। ठीक है, तो इस असर्शन में यहां पर आपको क्या लिख देना है? यहां पे लिख देना है ये गलत है। ठीक है, नाउ अभी आगे दिया जा रहा है इसमें कि रीजन में देखो, तो रीजन में ये असर्शन तो गलत है। अब रीजन वाला स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं। तो रीजन में दे रहा है कि इन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक, ईच मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल, पूरे मटेरियल की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है ईच मॉलिक्यूल हैज टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। ठीक है, टेम्परेरी डायपोल मोमेंट क्या होता है? टेम्परेरी डायपोल मोमेंट ये होता है कि मान के चलिए जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक तो इसके पास डायपोल मोमेंट है, फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटेगी अब ये जो है दोनों अपनी जगह पर आकर के सिमट जाएंगे। इसको बोलते हैं टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। तो याद रखिए, ये जो जैसे यहां पर पहले स्टेटमेंट में कांस्टेंट जो टर्म है वो गलत है ना, इसी तरह से इस स्टेटमेंट में टेम्परेरी जो वर्ड इन्होंने लिख के दिया है ये गलत है, क्योंकि पोलर, उनका तो नाम ही है पोलर, उनके पास तो ऑलरेडी पोल्स होते हैं ईच मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिए, पोलर मॉलिक्यूल के पास, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं कह रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जब बात करते हैं तो उसके अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो उन सब का जो नेट होता है वो जीरो हो जाता है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है कि नेट डायपोल मोमेंट ऑलरेडी होता है जो कि परमानेंट होता है, और इसमें टेम्परेरी लिख के दिया है, तो रीजन भी होगा गलत। सो आवर आंसर विल बी डी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 13 के असर्शन में आपको दिया जा रहा है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज से यहां पर यह मतलब है कि कैपेसिटर को आप इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते। अच्छा खासा चार्ज दे सकते हो लेकिन इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते। लिमिटेड का मतलब यहां पर ये है। तो ये असर्शन तो ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है कि आप कैपेसिटर को इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते? तो इसका कारण ये है कि कैपेसिटर के बीच में कोई ना कोई मीडियम, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, ये तो जरूर होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो होगा। तो और यहां पर जो है प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज भी होंगी, है ना। तो अभी इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अगर आप जो है कैपेसिटर की प्लेट्स को इनफाइनाइट चार्ज देंगे, दैट मींस बहुत बहुत ज्यादा चार्ज देंगे, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो फिर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो फिर इस मीडियम के, चाहे वो एयर हो या प्लास्टिक हो या पेपर हो या माइका हो, इसके बीच में उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये अट्रैक्टेड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, जिसके कारण से इस पूरे कैपेसिटर में करंट फ्लो होने लग जाएगा और ये कैपेसिटर से हट करके कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टर। इसीलिए तो मतलब इसका रीजन ये हो गया कि इफ इनफाइनाइट चार्ज विल बी गिवन और मोर देन लिमिटेड चार्ज विल बी गिवन टू अ कैपेसिटर or its plate, then it will turn into a conductor because its dielectric will lose its electron.
ठीक है नाउ। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट लिखा तो उन्होंने, ठीक है। अब रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो रीजन में उसने लिखा हुआ है, अगर ये लिख के देता तो हमारा रीजन सही भी होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। लेकिन रीजन में उसने लिख के दिया हुआ है कैपेसिटर कैन स्टोर सफिशिएंट चार्ज। सफिशिएंट चार्ज, सफिशिएंट का मतलब होता है जितनी हमें जरूरत है किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए उतना चार्ज तो स्टोर कर सकता है। हाँ, तो इसने ये नहीं लिखा कि इनफाइनाइट चार्ज, उसने लिखा है सफिशिएंट चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही बोला सर आपने। तो कहा था, हमने ये कहा है कि इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, ये थोड़ी ना कहा है कि जो जरूरत के हिसाब से चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाएंगे, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कह रहा है कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे प्लेट्स के बीच के तो कैपेसिटेंस हो जाएगी कम। तो असर्शन जो है लिख करके सही दे रहा है। और रीजन में क्या लिख के दे रहा है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसी से तो हमने एक्सप्लेन किया है। तो रीजन भी ठीक है और रीजन इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको लिख करके दिया जा रहा है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। भाई नोट वर्दी पॉइंट है, इसमें लिख के दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, मतलब किसी भी कंडक्टर की जो है या कहूं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्या कह दिया उसने? बोला चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये चीज सही है गलत है? बोला सर ये तो फिर गलत है। बोला कैपेसिटर तो चार्ज को स्टोर करता है तो मतलब चार्ज पे डिपेंड करेगी उसकी कैपेसिटी? नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। असर्शन वाला स्टेटमेंट उसने ठीक लिख के दिया है कि कैपेसिटेंस जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो सर कैसे, हम कैसे मान लें? कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? उसकी क्षमता। अब मान के चलिए कि एक 20 लीटर की बाल्टी है, ठीक है, एक 20 लीटर की बाल्टी है। अब ये बताओ आप, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर। अब अगर आपके पास जो है आपके पास 1 लीटर ही पानी है, ठीक है, तो क्या इसकी कैपेसिटी 1 लीटर हो गई? नहीं, इसकी कैपेसिटी 20 लीटर हुई। अगर आपके पास 50 लीटर पानी है तो क्या 50 लीटर पानी है तो 50 लीटर होल्ड कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसकी कैपेसिटी 20 लीटर है तो इसके अंदर तो 20 लीटर ही पानी आएगा ना। समझे? ऐसा ही किसके लिए है? ऐसा ही चार्ज के लिए है। तो मतलब ऐसा ही कैपेसिटर के लिए है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करती है एक तो मटेरियल पर, ठीक है, इसके शेप पर डिपेंड करती है। हाँ समझ रहे हो? कौन सा डाइलेक्ट्रिक मेटल यूज किया है, कौन सा शेप आपने यूज किया है। जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है हमने क्या निकाल कर किया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। 3 फैक्टर पर डिपेंड करने वाली है। एक तो परमिटिविटी है तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी, एक डिपेंड करेगी एरिया ऑफ प्लेट्स पर, और एक डिपेंड करेगी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर। केवल इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। समझे? आप जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर ओनली कंडक्टर कैपेसिटी की बात करें तो आप निकाल कर रखा है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, रेडियस पर डिपेंड कर रही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आप जैसे मान के चलिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो उसके लिए आपने निकाल के रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो आप देख रहे हो कि किसी भी फॉर्मूले में क्यू तो आ ही नहीं रहा। हाँ, तो यहां पर असर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है। रीजन में क्या दिया हुआ है? रीजन में ये दिया हुआ है कैपेसिटेंस डिपेंड करती है परमिटिविटी, दैट मींस मटेरियल, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट मींस शेप पर डिपेंड भी कर सकती है। अगर शेप इसका दूसरा है तो कैपेसिटेंस दूसरी हो जाएगी। समझ में? जैसे कि कैपेसिटर, जैसे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो मतलब जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटेंस जो है शेप पर डिपेंड करेगी, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी रेडियस पर, एरिया पर, परमिटिविटी पर, डिस्टेंस पर, लेकिन चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पर आपको दे दिया कि असर्शन ठीक है और रीजन जो दिया गया है ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज उसमें बताया हुआ है कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के असर्शन में हमें दिया जा रहा है कि यदि हम एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो भी एयर फील्ड है
उसको रिप्लेस कर दें किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो फिर इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान के चलिए अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इसमें इंसर्ट कराया और उसकी वैल्यू K इज इक्वल टू 2 है, तो फिर कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज सही दी हुई है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है कि भाई कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होता है कि एयर के या किसी भी जो है जो भी मीडियम है उसके बीच के इलेक्ट्रॉन इस साइड जाने के चांसेस बनने लगते हैं, जो कि बेकार बात है। क्यों? क्योंकि अगर एयर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है एयर को छोड़ने पड़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर एयर के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना, और अगर ऐसा हो गया तो फिर यहां पर ये कैपेसिटर कंडक्टर बन जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम रहे, तभी उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कोई भी हम जब मटेरियल इंसर्ट कराते हैं तो जो प्लेट्स है उसके कारण यहां पर जो है ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, तो फिर डाइलेक्ट्रिक में के अंदर उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है, जो कि पहले से ही प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? कम करती है। पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? कम करती है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के आने से डिक्रीज हो जाती है, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो रीजन में उसने क्या लिख के दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारा असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और आपको पता भी पड़ गया होगा कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा करेक्ट। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। ठीक है, स्टेटमेंट से ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इनफाइनाइट होता है। इसके रीजन में ये लिखा होना चाहिए था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि मेटल के आ जाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/इनफाइनाइट टाइम्स कम हो जाती है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स कम हो जाती है। तो अगर पहले से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका इनफाइनाइट टाइम्स कम करना है, तो फिर 1/इनफिनिटी क्या होता है? 0। तो मतलब मेटल के आ जाने से अगर आप जो है मेटल को किसी स्पेस में फिल कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर पूरी तरह से 0 हो जाती है। यही तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज 0, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ ए कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद मेटल देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट टाइम्स। तो कुछ स्टूडेंट जो पढ़ करके नहीं जा पाएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस इनफाइनाइट टाइम्स हो जानी चाहिए। तो ये उसने लिख के दिया है, लेकिन ये वाला जो रीजन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस पूरे मटेरियल के अंदर अगर आपने क्या फिल कर दिया, अगर आपने इस पूरे मटेरियल मतलब आपने इस पूरे स्पेस में मेटल अगर फिल कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ये पूरा का पूरा कंडक्टर बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ये कैपेसिटर ही नहीं रहेगा, समझे? तो अब ये कैपेसिटर ही नहीं रहेगा। तो असर्शन तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन रीजन गलत है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हम टिक करेंगे। नंबर 18 के असर्शन में कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज देयर अकर्स नो लॉस ऑफ चार्ज बट एनर्जी इज लॉस्ट देयर। हाँ, तो कहा जा रहा है कि जब आप शेयरिंग करते हैं दो बॉडीज की तो वहां पर चार्ज का लॉस नहीं होता। हाँ, बिकॉज चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है कि बट देयर अकर्स लॉस ऑफ एनर्जी, बोला एनर्जी का लॉस होता है वहां पे, चार्ज का लॉस नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी का लॉस होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा है, लेकिन क्या उसने बताया आपको कि ये एनर्जी का लॉस क्यों होता है? बोला ड्यू टू जो है हीट लॉस या कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोला। अब रीजन में पढ़ लेते हैं कि उसने क्या दिया हुआ है। रीजन में उसने दिया हुआ है इन केस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज एनर्जी कंजर्वेशन फेल्स। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन फेल हुआ है? नहीं भाई, एनर्जी का तो लॉस हुआ है ना, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हीट के फॉर्म में। तो यहां पर जो रीजन है ये गलत है बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन कभी भी फेल नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका
थर्ड, दैट मीन सी अपना करेक्ट जाएगा। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपसे कह रहा है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सभी पर चार्ज सेम रहेगा। तो भाई ये बात तो ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सभी में सेम होता है, ठीक है, और पोटेंशियल सभी में सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो ये वाला असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है, बट रीजन में उसने क्या लिख के दिया हुआ है? रीजन में लिख के दिया हुआ है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। भाई ये वाली चीज हमने तो पढ़ ली है ना कि कैपेसिटेंस मीडियम पर डिपेंड करेगी, सराउंडिंग मीडियम पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करेगी, लेकिन चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि इफ टू कंडक्टर्स या टू एडजेसेंट कंडक्टर्स आर हैविंग सेम चार्ज, दे विल हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि अगर उन दोनों पर सेम चार्ज है, पास में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब उन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। बोला सर बात तो सही लग रही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि चार्ज तो दोनों पे सेम है, लेकिन हो सकता है कि एक कंडक्टर बहुत बड़ा है और एक कंडक्टर बहुत छोटा, तो इसकी जो रेडियस है ये कैसी है? ज्यादा बड़ी। तो अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे इसका कि Q अपॉन R, मतलब बड़ी रेडियस में बड़ा डेनोमीटर, मतलब आंसर छोटा, तो इसका पोटेंशियल जो है ना कैसा होगा? स्मॉल होगा। जबकि सेम चार्ज के लिए इसका पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा, लार्जर या ग्रेटर। समझ में आया? तो अगर वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है तो फिर ये चीज अलग होने वाली है। इसके रीजन में हम पढ़ेंगे, तो रीजन में लिख करके दिया हुआ है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। कह रहा है कि पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, तो आंसर इज पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है, तो गलत लिख के दिया है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन बाय गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। हाँ, कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को बहुत ज्यादा चार्ज देकर के खराब किया जा सकता है। ब्रोकन का मतलब होता है यहां पर खराब करना, डिस्ट्रॉय करना। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसके बीच में कोई भी जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, से फॉर एग्जांपल इसके अंदर पेपर है। तो अभी क्या होगा ना, अगर आपने इसको ज्यादा चार्ज दिया, अगर आपने इसको बहुत ज्यादा चार्ज दिया, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, इसके कारण से क्या होगा कि भाई ये ज्यादा चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे पेपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस डायरेक्शन में, पेपर मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये इस डायरेक्शन में आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब स्ट्रांग बन रही होगी, क्योंकि आपने ज्यादा चार्ज दे दिया। तो जब पेपर के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में दौड़ लगाएंगे तो बाकी अदर इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे, बाकी अदर आयन से, एटम से भी टकराएंगे, जिसके कारण से इसके अंदर स्पार्किंग होगी और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें आग लग जाएगी, है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो यहां पर जो मेन रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई भाई बहुत ज्यादा, जिसके कारण से स्पार्किंग और क्या हुआ, और कोलिजन हुआ। कैपेसिटर मतलब जो है आपका ये डाइलेक्ट्रिक जल जाएगा, खराब हो जाएगा, और कैपेसिटर अब हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो असर्शन इसमें ठीक लिखा हुआ है, असर्शन इसमें ठीक दिया हुआ है। अभी हम बात करें रीजन की, तो रीजन में लिखा हुआ है आफ्टर ब्रेकेज पोटेंशियल कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि ब्रेकेज पोटेंशियल से ज्यादा अगर आप पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो कैपेसिटर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेकेज पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल होता है, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए चार्ज दे रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, तो अगर आपने क्या किया कि आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होता है, जब तक या कहेंगे जिस पोटेंशियल पर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाए, उस पोटेंशियल को आप ब्रेकेज पोटेंशियल कह देते हैं। तो ब्रेकेज पोटेंशियल के बाद ये कैपेसिटर हो जाता है खराब। तो इसमें रीजन तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, रीजन का वाला स्टेटमेंट सही है कि ब्रेकेज पोटेंशियल से ज्यादा होगा, ये आपका कैपेसिटर खराब हो जाएगा, लेकिन असर्शन में क्या लिखा हुआ था कि ज्यादा चार्ज देने से कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो ज्यादा चार्ज देने से कैसे खराब हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। इसके असर्शन में कहा जा रहा है आपसे द फोर्स बाय विच अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज अट्रैक्टेड बाय अनदर प्लेट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन नॉट
पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर आप इसको ऊपर लेकर के जाते हो A/1 को, तो दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A हो जाएगा ना। तो आपको समझना है कि भाई क्या कहा जा रहा है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही। तो कहा जा रहा है कि द फोर्स बाय विच वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर अट्रैक्ट्स अनदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट एरिया। दैट मींस कह रहा है कि दो प्लेट है, तो दूसरी प्लेट पर पहली प्लेट जो फोर्स लगाती है वो इतना होगा, ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसे पता कर लेते हैं, तो देखिए जरा, पहले तो अपन को पता करना पड़ेगा ना कि इससे ये वाली प्लेट पर कितना फोर्स लगाती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, यानी कि जो फोर्स लगा रहा है, तो Q, भाई मान के चलते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पर जो Q है वो पॉइंट चार्ज के फॉर्म में तो नहीं है ना, ये पूरी सरफेस पर फैला हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया सिग्मा इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्ट होती है, लेकिन आप यहां पर देखते हैं कि कहा जा रहा है ना कि वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर अट्रैक्ट अनदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की जाएगी। तो एक प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है एक साइड, दैट विल बी योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, तो F इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फोर्स हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, लेकिन जबकि आपको स्टेटमेंट में लिख के दिया है, ये स्टेटमेंट में ये लिख के दिया हुआ, जबकि निकल के क्या रहा है दिस वन। तो स्टेटमेंट जो असर्शन है वो आपका ये गलत हो जाएगा। अभी इसके रीजन में क्या लिख के दिया हुआ है, रीजन में आपको लिख करके दिया हुआ है the electric field due to one plate of charge capacitor at equal to sigma upon epsilon naught। कह रहा है कि रीजन में कह रहा है कि एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी। तो रीजन ये गलत है, पता है क्यों, क्योंकि एक प्लेट जो एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है दैट इज योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहां पर ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, जो कि दोनों प्लेट के कारण होती है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 भी आपका सेम पैटर्न से लिया गया, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 22 का एक्सपेंशन आप इसको समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। तो आंसर ये गलत है, दैट मींस असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज जो फोर्स होगा ये चार्ज पर नहीं, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर दो प्लेट्स पर दो कूलम चार्ज अगर है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि दो प्लेटें छोटी हो, ठीक है, हो सकता है दो प्लेट्स बहुत बड़ी हो, तो चार्ज फैल जाएगा ना, समझे, तो वहां पर उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि जो फोर्स, इससे पहले भी हमने फॉर्मूला भी तो डिराइव करके रख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये जो है चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो असर्शन होगा गलत। रीजन वाला स्टेटमेंट में दे रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय ए। हाँ, तो जो ये भी गलत है, बिकॉज हमने ये प्रूव करके रख दिया। तो असर्शन रीजन दोनों गलत हो गए, तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 24। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है रीजन वाले स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो कि गलत है। बिकॉज ये वाला जो टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पर, ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया तो ये इस साइड भागेगा, पॉजिटिव की साइड। दैट मींस इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो होते हैं। तो रीजन भी इस पे गलत दिख दिया, असर्शन तो ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के असर्शन में कहा जा रहा है सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर शुड बी हैंडल्ड कॉशियसली इवन व्हेन देयर इज नो करंट। कह रहा है कि अगर सर्किट में करंट फ्लो भी नहीं हो रहा, अगर बैटरी कनेक्शन कट है,
और सर्किट में कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो उस सर्किट में ध्यान से काम करना चाहिए। ऑप्शन आपको दे दिया रीजन में कि बोला जो है कैपेसिटर बहुत ही नाजुक होते हैं, डेलिकेट, खराब हो जाएंगे, इसलिए आपको जो है ना देखभाल के काम करना चाहिए। तो जो रीजन है ना वो गलत है, समझे। असर्शन सही लिखा है। हाँ सुन जरा, असर्शन में कह रहा है कि एक सर्किट में अगर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो कॉशियसली काम करना चाहिए। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं भी हो रहा है तो रीजन इज दैट कि जो कैपेसिटर होते हैं वो ऐसे डिवाइस होते हैं कि जो एक बार में बहुत ज्यादा चार्ज को रिलीज करते हैं, एक बार में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करते हैं। हाँ, लेकिन कब? जब आप उनको जो है टच कर लें। तो अगर एक सर्किट में करंट नहीं भी फ्लो हो रहा है और किसी इंसान ने इसको टच कर लिया, ठीक, इसके वायर्स को टच कर लिया, तो फिर क्या होगा? या टच हो गए बाय मिस्टेक, तो एक फैटल शॉक लगेगा इसको, बहुत तेज शॉक, बिकॉज कैपेसिटर एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। हाँ, तो आपको ये बात समझ के चलनी है कि असर्शन जो है सही लिखा है, करंट नहीं भी फ्लो हो रहा है तब भी जो है अपन को इस सर्किट में देख के काम करना चाहिए, बिकॉज अगर इसके वायर सब टच कर लिए तो एक बार में बहुत फैटल शॉक लगेगा जो कि हमारे लिए डेंजरस होता है। नाउ तो रीजन इसका यही था कि अपन को टच इसलिए नहीं करना चाहिए कि शॉक लग जाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है। तो रीजन में इसमें क्या लिखा हुआ है? वो कैपेसिटर नाजुक से डिवाइसेस है। हाँ, ये रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। हाँ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको कहा जा रहा है, पहले अच्छे से पढ़ेंगे इसको फिर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि यदि आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाती है, और हमने भी ये पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है। अब इसका जो रीजन है वो दो टर्म्स में बताया जा सकता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो है आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऑपोजिट, जो कि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है मेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये हो गई तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये बनती है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हाँ, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इस साइड नहीं जाएंगे और कैपेसिटेंस की बढ़ जाएगी। नाउ हाँ, तो आपने इससे पहले ये पढ़ा था। अब एक्चुअल में आप जानते हो, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बता सकते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया जाएगा तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगी। तो अगर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फ्रॉम दिस रिलेशन। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। सो फ्रॉम द रिलेशन C इज इक्वल टू Q बाय V, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 के असर्शन में आपको दिया जा रहा है द लाइटनिंग कंडक्टर यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर शार्प पॉइंट। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको समझना है कि शार्प पॉइंटेड कंडक्टर यूज होते भी हैं या नहीं होती। तो आंसर इज के शार्प पॉइंट कंडक्टर्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज होते हैं टू सेव बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। हाँ, अब एक्चुअल में ये वाला असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब होता क्या है, इसके पीछे का रीजन हम जान लेते हैं कि जब हमारा कोई भी कंडक्टर शार्प पॉइंट होता है तो शार्प पॉइंट पर जो चार्जेस हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं लिखूंगा भाई यहां पर शार्प पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होने से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत स्ट्रांग बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनती है। तो जब क्लाउड्स जो कि आइस फ्लेक्स के कारण, जो कि इसमें प्रेजेंट आइस के पार्टिकल्स के कारण चार्ज हो जाते हैं क्लाउड्स, तो ये अर्थ से चार्जेस इंड्यूस करते हैं। अब अर्थ से अगर चार्ज इंड्यूस करेंगे तो फिर चार्जेस ऊपर की साइड आएंगे। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि शार्प पॉइंट पर चार्जेस सबसे ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं। तो जब यहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो यहां पर चार्जेस का कलेक्शन बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होने लगते हैं और ये क्लाउड्स की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक विंड बन गई। जिससे क्या होता है कि यहाँ के चार्जेस जब इससे मीटअप करेंगे तो फिर इसका जो क्लाउड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। इनके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम बोलते हैं भाई जो है लाइटनिंग हो गई, बिजली गिर गई। तो जब बिजली गिरेगी ना तो ये जो शार्प जो आपका जो कंडक्टर है ये डायरेक्ट यहीं पे जाकर गिरेगी। क्यों? और जाकर गिरेगी तो फिर जो भी जो चार्ज होगा वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाएगा।
जब लाइटनिंग होगी तो बस वो पूरी बिल्डिंग को छोड़ते हुए ना सिर्फ इस कंडक्टर पे गिरेगी, बिकॉज पहले से इसने जो है ना चार्जेस को इंड्यूस करके ऊपर रखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो असर्शन तो हमारा ठीक है, और रीजन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक विंड वाला यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, तो रीजन ठीक होने के साथ साथ एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो है ये ऑप्शन को टिक करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के असर्शन में आपसे कहा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी 29 एज वेल। हाँ, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, समझना है, आने के चांसेस बने रहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इट इज फर्दर मूव्ड अपार्ट। हाँ, अभी देखिए एक कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड है, हमने इसकी प्लेट को और ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश की, तो हमें इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और ऐसा करने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है, ऐसा असर्शन में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आपने इसकी डिस्टेंस को बढ़ाया तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, जिससे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो सबसे पहले हमें इस असर्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये बात सही है कि गलत, और हमें इसका रीजन भी पता करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाला जो केस है ये बैटरी रिमेन कनेक्टेड का है, मतलब बैटरी इस केस में डिस्कनेक्ट नहीं की है, अगर की होती तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया होता। अभी देखिए यहां पर जब आपने इसको सेपरेट किया तो डिस्टेंस को बढ़ गई, मतलब डिस्टेंस जो है बढ़ गई। अब डिस्टेंस के बढ़ने से देखो क्या हो सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। यहां पर ये वाला फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना प्लेट्स के बीच में वो मेंटेन यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो देखो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाँ समझना, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करने वाली है कैपेसिटेंस पर। क्यों? क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है इस केस में, क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रही है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाया गया तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, तो यहां पर इस केस में डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस अगर कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो गई, और कैपेसिटेंस के कम हो जाने से आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ कि डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो रही है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। क्लियर है? नाउ अभी इसके रीजन में तो मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, अभी इसके रीजन में क्या दिया जा रहा है, रीजन में दिया जा रहा है कि पोटेंशियल द स्टोर्ड एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी जो है इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस कभी भी होगी तो कैपेसिटर से जो एनर्जी का लॉस है हमेशा हीट के फॉर्म में तो होता ही है, हमेशा हीट के फॉर्म में तो हो गई। मतलब आप जब भी करंट फ्लो हो रहा है हमेशा हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। तो ये रीजन वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसमें रीजन में अगर ये लिखा होता कि on increasing the distance capacitance decreases, that's why potential energy decreases, तब जाकर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। इस केस में असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, लेकिन मतलब जो रीजन जो दिया है ना, रीजन दिया कि एनर्जी जो डिक्रीज हुई है सिर्फ और सिर्फ हीट के कारण हुई है, तो ऐसा नहीं है। एनर्जी इसलिए जो है, हीट तो लॉस तो हो रहा है, एनर्जी इसलिए कम हुई है क्योंकि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई। समझ में आया ना, अदरवाइज इतनी हीट जो है निकलेगी ही नहीं इसमें से। ठीक है नाउ, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिकॉज यहां पर असर्शन में कैपेसिटेंस कम हो रही है, इसके कारण से पोटेंशियल डिक्रीज हुई। सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 29 के असर्शन में आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बस इस क्वेश्चन में जो है आपको लिख करके दिया जा रहा है कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बैटरी डिस्कनेक्टेड। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो क्या इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पहले पता कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर के U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर,
बट ये वाला हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज इस बार आपने जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है Q²/2C, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखेंगे कि इस वाले केस में क्योंकि आपने बैटरी को जो है सिर्फ बैटरी हटा दी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो चार्ज जितना आ चुका है वो चार्ज तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर जो Q जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है इस केस में। हाँ, अभी आप चेक करो कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो आंसर इस कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज हो जाएगी। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है यहां पर गलत हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और आप असर्शन वाला रीजन वाला स्टेटमेंट भी देख ही रहे हैं कि रीजन भी पूरी तरह से गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 के असर्शन में कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल नॉट चेंज इफ बैटरी रिमेन कनेक्टेड। तो भाई ये बात एकदम ठीक है कि अगर ये कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है, तो फिर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज बैटरी का तो काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है, असर्शन वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। नाउ अभी इसके रीजन वाले स्टेटमेंट में देखिए कहा जा रहा है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है और आपने इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो कह रहा है कि चार्ज Q भी डिक्रीज हो जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस रीजन वाले स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा जो है पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में देखो क्या होता है कि जब आप कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है ये K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है ना। ओरिजिनल जो भी इनिशियल था उसकी कंपैरिजन में K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो जरा सोचिए कि भाई Q इज इक्वल टू होता है CV, तो अगर जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो गई तो फिर आप देखेंगे कि यहां पर जो चार्ज है ये भी आपका K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्ज आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर चार्ज इंक्रीज हो गया तो U इज इक्वल टू Q²/2C। चार्ज के इंक्रीज होने से आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा हुआ है, हाफ CV², ठीक है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये भी जो है आपको गलत दिया हुआ है, तो रीजन गलत हो जाएगा और यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन के असर्शन में कह रहा है कि पहले आपने दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, देन सीरीज में कनेक्ट किया इन दोनों को। इसके बाद जब आप रेशियो निकालेंगे दोनों की कैपेसिटेंस का तो 4:1 आएगा। ये असर्शन में कह रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है ये ऐड हो जाती है, ये आ जाएगी 2C और यहाँ पर हो जाएगी C/2। तो जब आप पैरेलल का और सीरीज का रेशियो निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/C/2। तो ये आपका यहाँ से 4:1 आ जाएगा। तो असर्शन जो लिख के दिया जा रहा है ये एकदम सही लिख के दिया जा रहा है। रीजन में क्या दे रहा है, रीजन में बता रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, रीजन में बता रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है और सीरीज में जो है डिक्रीज होती है। तो ये चीज एकदम ठीक बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने ये तो इंक्रीज का मतलब और डिक्रीज का मतलब ये तो नहीं होता ना कि 4:1 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो मतलब वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है तो मैं यहाँ पर बी टिक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 के असर्शन में आपको मिल रहा है ए हॉलो मेटेलिक शेल कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कह रहा है कि अगर आप एक हॉलो मेटेलिक शेल का यूज करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे कि अगर आप कार के अंदर बैठ जाएं तो अगर लाइटनिंग वगैरह या बिजली चमकने कोई फेनोमेना होता है तो उससे अपन को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचता। इनफैक्ट अगर मान के चलिए अगर हम एक ओपन केज में भी हैं जो कि मेटल का बना हुआ है और इसके अंदर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ऊपर से अगर चाहे जितनी जो स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग हो जाए, है ना, तो कुछ नहीं होगा इस इंसान को अगर ये इस
मेटल के केज के अंदर है तो, बिकॉज फेनोमेना या हम कहें कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटल के अंदर चाहे वो हॉलो हो या फिर वो सॉलिड हो हमेशा क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर असर्शन तो सही दिया हुआ है और रीजन में क्या दिया हुआ, मतलब असर्शन में दिया हुआ था कि आप हॉलो मेटेलिक शेल का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए, और रीजन में दिया हुआ है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होती है। तो यही हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के बजाय हम ऑप्शन नंबर ए को सही टिक करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन के असर्शन में कहा जा रहा है, अच्छे से पढ़िएगा, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को आधा कर दें और जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं प्लेट्स के बीच में अभी, उसकी जगह ऐसा मटेरियल पुट कर दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 हो, तो जो कैपेसिटेंस होगी फाइनल, ये इनिशियल कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में 6 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगी या 6 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये असर्शन हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ठीक है, नाउ अब मान के चलिए कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर के भी आप लगा के रखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने जो इसकी वैल्यू पुट की है वो कितनी हो गई भाई, जैसे मान के चलिए अगर आप एयर के लिए ले रहे हो तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाँ, और अदरवाइज अगर आप किसी और मीडियम के ले रहे हो तो वहां पर के की वैल्यू हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी के प्लेस पर d/2 पुट करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो c इज इक्वल टू आपका 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये है आपकी इनिशियल कैपेसिटेंस। तो असर्शन जो है इसमें सही दिया हुआ है और रीजन वाले स्टेटमेंट में दिया जा रहा है कि कैपेसिटेंस जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस मीडियम पर डिपेंड कर रही है, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रीजन इसमें गलत दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के असर्शन में आपसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो ऑपोजिट चार्जेस है वो कुछ सेपरेशन पर रखे जाते हैं, हाँ, या रखे हुए होते हैं। तो ये एकदम सही है, असर्शन में तो सही लिखा हुआ है, जबकि रीजन में लिखा हुआ है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी एक डायपोल की तरह एक्ट करता है आइसोलेटेड, हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसकी जगह ये देता है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता, जबकि पोलर मॉलिक्यूल डायपोल की तरह बिहेव करता है, इनफैक्ट ये डायपोल ही होता है। ठीक है, अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर सेपरेशन हो जाएगा, मतलब पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर ये डायपोल की तरह एक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना आइसोलेटेड का मतलब है इस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह कुछ भी लग रहा है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फोर्स विल नॉट एक्ट एज डायपोल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ये सेपरेट हो जाएंगे तब जाकर के डायपोल की तरह एक्ट करेगा, जबकि पोलर मॉलिक्यूल तो हमेशा डायपोल की तरह एक्ट करते हैं, बल्कि डायपोल ही होते हैं। तो यहाँ पर रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन के असर्शन में कहा जा रहा है कि अगर आप P से लेकर Q तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो आपने वर्क किया ये वर्क आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। आप किसी भी पाथ से जो है P से लेकर Q तक पहुंचते हैं तो जो वर्क डन होगा वो हर केस में सेम होने वाला है। तो ये तो सही लिखा हुआ है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इसका रीजन जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नाउ इसके बाद इसके रीजन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में लिखा हुआ है दैट the net work done by conservative force on moving an object along closed loop is 0। देखिए यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की बात तो की है, लेकिन ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कहा है कि अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा एक बॉडी को क्लोज लूप कराने में, ये एकदम 0 होगा, है ना, क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्लोज लूप की उसने बात कर दी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसने किसी दूसरे ही पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अगर ये यहीं पे छोड़ देता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाता है। यहाँ पर रीजन वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ कमिंग टू द, तो आपको ध्यान रखना है किस तरह का अगर आ जाए तो आप ए टिक ना कर दें। हाँ, क्वेश्चन के असर्शन में कहा जा रहा है दैट लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही तो है कि एकदम परपेंडिकुलर होती है। रीजन में कह रहा है कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो एक्चुअल में क्या है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है रीजन में कि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये परपेंडिकुलर होती हैं, इसीलिए कंडक्टर पे जो फील्ड लाइंस है वो 90 डिग्री बनाती हैं। तो रीजन में जो लिख के दिया जा रहा है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और सही स्टेटमेंट भी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसमें ये ऑप्शन ना होता तो फिर कैसे लिखते आप। तो फिर आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना होती, if electric field lines were not perpendicular to the surface of conductor, then there will be a component of electric field that will form current on the surface of conductor, that will form current on surface of conductor, and that we do not notice in our daily life, so reason will be this one। ठीक है, अगर ये लिखा मिल जाएगा आपको तो उसका रीजन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपको ये लिखा मिल जाएगा तो फिर ये वाला रीजन ठीक हो जाएगा। तो इस केस में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वहां पर आपका ए ऑप्शन चला जाएगा, बिकॉज कंडक्टर की सरफेस पर ये 90 डिग्री क्यों होती है, करेक्ट रीजन ये है। अगर ये लिख के नहीं दिया तो फिर आपको ये दिया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन के असर्शन में कहा जा रहा है कि इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल बी लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मेन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड खींचेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक एक तरह से इंसुलेटर तो है ना, तो डाइलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रॉन्स को सही तरीके से जो है छोड़ता नहीं है, रिलीज नहीं करता, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो छोड़ता नहीं है, ये तो मुश्किल से ज्यादा फोर्स लगने पर इस साइड आ जाते हैं। तो फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाती है, तो फिर कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो असर्शन जो है एकदम ठीक लिख के दिया हुआ है। रीजन में क्या लिख के दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस डायपोल मोमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायपोल मोमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फील्ड, भाई ये मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो क्या इस तरह से बनता है क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्या ऐसे बनता है क्या? नहीं बनता। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये अप्लाइड फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी। समझ में आया? तो रीजन लिख के दिया हुआ गलत, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। हाँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इनसाइड कैपेसिटर नेट फ्लक्स इज जीरो। तो आपको क्या लगता है कि कैपेसिटर के अंदर नेट फ्लक्स जीरो होता है? तो सर कोई आइडिया ही लग रहा है इसमें। तो याद रखिए, सबसे पहले जब भी हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर करनी होती है। तो हमने कैपेसिटर को हमने गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दिया। तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन जो नेट फ्लक्स होता है दैट इज Q एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो जीरो है, प्लस प्लेट माइनस प्लेट, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड जो हो गया दैट इज जीरो। तो नेट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स भी हो जाएगा जीरो। क्लियर हो रही इतनी बात? तो यहां पर आप कहेंगे कैपेसिटर के अंदर जो नेट फ्लक्स है, ये जो नेट फ्लक्स है ये हो गया आपका जीरो। क्लियर है बात? नहीं नाउ अभी आपसे कह रहा है इसके, तो असर्शन में आपको जो दिया जा रहा है ये एकदम करेक्ट है, और रीजन में लिख के दे रहा है कि देयर इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
कैपेसिटर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है ना कैपेसिटर के अंदर, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसने पूरी तरह से गलत लिख करके दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी अच्छा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू लाइक चार्जेस विल नॉट जीरो एट एनी पॉइंट। हाँ, तो ये जो असर्शन आपको दिया जा रहा है वो कह रहा है कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो दोनों लाइक चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। तो ये बात एकदम ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो मैटर नहीं करती। अब मान के चलिए दोनों का अगर साइन सेम है तो फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा KQ/R प्लस KQ/R। अगर मान के चलिए दोनों नेगेटिव नेचर के होंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे और माइनस माइनस होकर के प्लस बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ही केसेस में ये एडअप हो जाएगा। तो कभी भी सिमिलर चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर असर्शन आपका सही है और रीजन में भी सही दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अभी देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं इसके। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है, आपने इसको चार्ज किया एक सेल से जिसका EMF E या V हो सकता है। तो जब आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई ½ CV², जबकि कह रहा है कि बैटरी ने जो एनर्जी दी थी दैट इज CV²। एक बार फिर सुनिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज दिस while energy supplied by battery to the capacitor is this। समझे? तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। सुनिए, एक्चुअल में जो कैपेसिटर को बैटरी जो एनर्जी देती है वो होती है 100%, जबकि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 50%। हाँ, तो बाकी की 50% एनर्जी कहां जाती है? बाकी की 50% एनर्जी जो होती है ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। अगर हम रीजन को पढ़े तो रीजन में दिया हुआ है कि wherein uncharged capacitor of capacitance C is charged by cell, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज CV²। तो यहां पर जो रीजन है ये भी सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये आधी ही जो एनर्जी है वो स्टोर क्यों हो रही है। तो यहां पर मैं आपको बी ऑप्शन टिक करने के लिए सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 41। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। इसमें दिया जा रहा है कि अगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज स्फीयर हैं तो इन दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इनर स्फीयर। तो पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि इस स्टेटमेंट को एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। ये स्टेटमेंट एकदम गोल्डन स्टेटमेंट है, असर्शन इसका एकदम ठीक लिखा हुआ है, बाद में हम इसके रीजन की बात करेंगे। हाँ देखिए, फिर से कहूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट एकदम याद रखो कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों स्फीयर के बीच में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला स्फीयर रिस्पॉन्सिबल होगा। कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि जैसे मान के चलिए कि इस पर चार्ज हो गया Q1, इस पर चार्ज हो गया Q2, इसकी रेडियस हो गई R1 और ये वाली रेडियस हो गई R2। चलिए मान के चलिए अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है दोनों की सरफेस पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन क्या होगी, तो अगर मैं करता हूं भाई V1 निकालता हूं मैं, सबसे पहले निकालूंगा इसकी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं कि भाई इस इनर स्फीयर के कारण तो KQ1/R1। ठीक है, अब मैं आउटर स्फीयर के कारण जो है पोटेंशियल चेक करने वाला हूं इसकी सरफेस पर। तो देखो जरा, तो इसके कारण जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा उससे ज्यादा वैल्यू तो हो नहीं सकती अंदर इसके, मतलब इसके कारण जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है इसके कारण वही पोटेंशियल अंदर होगा। ऐसे तो होता है कि कोई भी स्फीयर अगर जो पोटेंशियल अपनी सरफेस पे बना रहा है तो ये स्फीयर सेम पोटेंशियल इसके इंटीरियर में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो सरफेस पे कितना बनाता है ये, तो KQ2/R2 ये बनाता है। चलिए अब हम बात करेंगे V2 की।
अब हम बात करें कि भाई सेकंड वाले स्फीयर पर कितना पोटेंशियल बन रहा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से, ये इनर वाला, ये छोटा वाला स्फीयर कितना बनाएगा, तो k, इसका चार्ज q1, सरफेस की डिस्टेंस r2 प्लस यहां पर k, अभी सेकंड वाला कितना बनाएगा खुद की सरफेस पे, q2 अपॉन r2। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू k q1 अपॉन r1 प्लस k q2 अपॉन r2 माइनस k q1 अपॉन r2 प्लस k, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, k q2 अपॉन r2। ठीक है, जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे देखने को मिल रहा है कि k q2 अपॉन r2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे v1 माइनस v2 बचेगा k q1 अपॉन r1 माइनस k q1 अपॉन r2, ये बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर सरफेस पर जो चार्ज है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। वैसे भी आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इस समझ में जरूर आ रहा होगा। तो इसका असर्शन तो ठीक हो गया। अभी रीजन में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो इनसाइड चार्ज्ड स्फीयर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज स्फीयर के अंदर जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, जो भी फिक्स वैल्यू उसकी सरफेस पर होती है वही अंदर होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। और आज की इस वीडियो के लिए बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से नहीं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसके असर्शन में लिखा हुआ है कि इफ अ कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V एंड आफ्टर दैट इट्स बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैल्यू k इज इंसर्टेड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। कहा जा रहा है कि अगर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कुछ भी C होगी और बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, आपने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और उस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया, तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एक बार इसको वेरीफाई करें। एक्चुअल में जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम नहीं रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वेरी कर सकता है, लेकिन चार्ज जो आ चुका है ये सेम रहेगा, ये चार्ज तो जो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा q²/2c। तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कैपेसिटेंस के, समझ रहे हो। तो अगर कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नाउ तो जब आपने इसको डिस्कनेक्ट किया तो उस केस में कैपेसिटेंस मतलब जो है डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट करा दिया, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, और अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई तो आप देख रहे हो कैपेसिटेंस बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, और रीजन वाला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो इसी फॉर्मूले से बताया हुआ है, तो ये भी आपका सही है। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी कोई रीजन दिया है, मतलब असर्शन दिया है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो फॉर्मूले से जा रहा है और फॉर्मूला ही रीजन में जो है लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हमेशा टिक करना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 43। एक और अच्छा क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि सेल्फ एनर्जी इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर इज स्टोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। तो कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो फिर इसके अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टोर होगी। तो ये असर्शन आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? बोला सर अंदर या बाहर, बाहर कैसे स्टोर हो सकती है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बिल्कुल स्टोर हो सकती है। तो असर्शन इसका सही है। जैसे कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में तो स्टोर होती है ना, तो असर्शन आपका सही है। और प्लेट के बीच में होती है तो इसमें बाहर नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो आंसर आप बताओ, असर्शन है आपका एकदम ठीक। रीजन में पढ़ लेते हैं कि रीजन में इसमें क्या लिखा हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाँ, इसमें सेल्फ एनर्जी लिख करके दिया हुआ है
तो कोई बात नहीं है, एकदम ठीक बात है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसके असर्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें सिर्फ एक शब्द की गहराई मिलेगी। जो बच्चा इस एक वर्ड को, एक शब्द को समझ जाएगा, बस वो इस क्वेश्चन को सही कर देगा, बाकी गलत होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के असर्शन में कहा जा रहा है कि कैपेसिटर है जिसकी ईच प्लेट पर चार्ज Q है। जब आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो इसकी इनर फेसेस पर, इनर फेसेस का मतलब है फेसिंग सरफेस, मतलब वो सरफेस जो एक दूसरे को फेस कर रही है ना, इनर फेस। फेसिंग सरफेस का मतलब है इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। एक बार फिर, एक कैपेसिटर है जिसकी हर एक प्लेट पर चार्ज Q है। जब आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो इसकी हम देखते हैं कि इसकी ऑपोजिट सरफेसेस पर या इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। ये बात तो ठीक है, कैपेसिटर में ऐसे ही तो होता है, बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो अभी हम देखते हैं कि इसकी इनर सरफेसेस पर चार्ज जो है होता है। रीजन में क्या दिया हुआ है कि रीजन में लिखा हुआ है कि बैटरी जो है दोनों ही प्लेट्स को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमें ये जानना है, दैट मीन्स पहले वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ऐसा होता है, दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बैटरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बैटरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज तो देती है, लेकिन क्या ये इनर फेस पर जो चार्ज है ये बैटरी के कारण आता है क्या? नहीं, बैटरी तो बाहर भी नेगेटिव दे रही है, अंदर भी नेगेटिव दे रही है, लेकिन जो चार्ज नेगेटिव है वो अंदर क्यों आता है, इनर फेस पर क्यों आता है? तो आंसर इज, इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि इसके इनर फेस पर जो नेगेटिव या ऑपोजिट चार्ज आता है दैट इज ड्यू टू इंडक्शन, दैट इज ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, तो इनर फेस पर जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है ये क्यों आता है? ड्यू टू इंडक्शन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा, क्योंकि बैटरी तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देती है, लेकिन ये तो पूरी प्लेट को देती है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडक्शन, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नाउ 5 एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है इसके असर्शन में कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर सबसे पहले हमें करेक्ट करना होगा कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, क्वांटिटी वो होती है जिसको आप मेजर कर सको, जबकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो एक प्रोसेस है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो एक्चुअल में मान के चलिए कोई भी हमारे पास एक मटेरियल है जिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? बनती है नहीं बनती? बोलो बनती है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पहले तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना नहीं चाहता है, इनको होल्ड करके रखता है। तो अभी तो ये डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है एक दौड़ लगा करके सारे इस साइड को भागेंगे, और इसके अंदर क्या होगा कि भाई करंट बनने लग जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि जब तो मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है फिर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है डाइलेक्ट्रिक की जब तक ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है और कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब अगर मेरे ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है और मैं अभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हूं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो फिर हम अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर हैं। ठीक है, और अभी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जैसे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है टूट करके आगे बढ़ने लगते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है। ठीक है, तो जो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 3×6 वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू आपके से कई बार पूछी भी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब तक इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो
एयर के अंदर कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो फिर एयर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है होल्ड नहीं कर पाती है। ठीक है, तो असर्शन जो है इसमें गलत दिया हुआ है, बिकॉज ये प्रोसेस है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और रीजन में भी आप देख रहे हैं कहा जा रहा है कि दोनों यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर, जबकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पर रीजन भी जो है गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट का आधा होता है। एक्सियल पॉइंट का कैसा होता है? आधा होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी एक्सियल पॉइंट पर होगा उसका आधा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, आपके हिसाब से बात सही है गलत है? तो आंसर इस पूरी तरह से गलत है, बिकॉज इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ये जीरो होता है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर होती है K_P/r³ और एक्सियल पॉइंट पर होती है K2P/r³। तो जब हम बात करेंगे एक्सियल पॉइंट की, तो एक्सियल पॉइंट पर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना? एक्सियल पॉइंट पर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और स्टेटमेंट में और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आधी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो स्टेटमेंट में सही लिख के दिया हुआ है, तो यहाँ पर रीजन ठीक है। और अगर पेपर में ऐसा जो है क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर आपका जो है रीजन सही हो रहा है और असर्शन गलत, तो उस केस में आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ना तो डी जाएगा और ना ही सी जाएगा, तो मैं डी के ऊपर स्टार लगा देता हूँ। रीजन गलत होता तो हम डी ऑप्शन यहाँ पे टिक करते थे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन के असर्शन में आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चंस आपके बार बार जो है पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि कैपेसिटर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। अब हमने इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर इसको आप और ज्यादा चार्ज दे सकते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो हमने मान लिया कि पहले इसके पास जो चार्ज होगा दैट इज Q = C0, ये CV होता है ना, तो इनिशियल कैपेसिटेंस इसकी हमने मान ली C0। ठीक है, नाउ अभी एक्चुअल में क्या होता है ना कि C0 × V तो सेम रहेगा बिकॉज बैटरी रिमेन कनेक्टेड। हाँ, चलिए अब क्या हुआ कि आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटेंस बढ़ जाती है K टाइम्स, तो ये आपकी इंक्रीज हो गई। और कैपेसिटेंस अगर बढ़ गई तो आप इसको क्या कर सकते हैं? और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, और ज्यादा चार्ज आप इसको दे सकते हो। तो और ज्यादा मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गई, इसलिए आप इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हो। तो असर्शन वाला ठीक है, और रीजन में भी देखेंगे आपके यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो ये हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 के असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो मान के चलिए मैंने यहां पर एक डायपोल बनाया और इस डायपोल के सेंटर से पास होने वाला प्लेन कुछ यहां पर बनेगा। हाँ, तो देखिए कहा जा रहा है कि इस प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, कहीं भी, यहां की बात करूं, यहां बात करूं, यहां बात करूं। एक बार फिर पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक डाइपोल है तो इसके सेंटर से अगर आप एक प्लेन पास बनाते हैं तो फिर ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन होगा। और इक्वेटोरियल प्लेन पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर हर एक प्लेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि आपने जो देखा होगा वो कुछ इस तरह से देखा होगा कि आपने डायग्राम भी बनाया है फर्स्ट चैप्टर में। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट, फिर इसका दूसरा मतलब जो है ये E1, ये E2, फिर इसके कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करें, मतलब इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर नीचे वाले वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में बचेगी। समझ में आया? तो असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है। अब रीजन वाले स्टेटमेंट में आपको दे रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप कहीं से कहीं तक जाइए तो आपको जो वर्क डन होगा ये हमेशा जीरो देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, जिसके कारण से जो वर्क डन है ये भी जीरो हो जाता है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे से कहीं से कहीं तक
मैच नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 1 फैराड इज अ लार्ज यूनिट, कह रहा है कि 1 फैराड एक काफी बड़ी यूनिट होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि सही है गलत है? तो स्टेटमेंट एकदम सही है कि 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक्चुअल में हम जो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम यूज करते हैं वो होती है आपकी माइक्रो फैराड, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लैपटॉप या जो है इसी तरह के गैजेट्स वगैरह, उसके अंदर हम पिको फैराड्स में कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। तो फैराड तो एक्चुअल में काफी बड़ी यूनिट होती है। एक फैराड जो है ये कितने बड़े कंडक्टर को दी जा सकती है? तो यदि किसी कंडक्टर की रेडियस इतनी बड़ी है तो इसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाएगी, 1 फैराड हो जाएगी। तो इतनी बड़ी रेडियस तो कम से कम अर्थ की भी नहीं है, तो अर्थ पर किसी भी चीज की इतनी बड़ी रेडियस तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर का साइज इतना बड़ा है तो इसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, हाँ। और मैं कहूंगा कि भाई ये ही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फैराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट बिकॉज इतनी बड़ी रेडियस वाले कंडक्टर को ही 1 फैराड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ेंगे आज के आखिरी सवाल की ओर। और आज के फाइनल क्वेश्चन के असर्शन में आपसे कहा जा रहा है कि हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर नहीं कर सकते। एक्चुअल में आप जानते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर 90 डिग्री या फिर कहें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह से अगर हम इन सभी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल नहीं मिलेगी। तो ये हो गया आपका असर्शन कंप्लीट। और रीजन में क्या दिया जा रहा है? रीजन में आपको लिख के दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एट ऑल पॉइंट्स ऑन स्फेरिकल सरफेस। तो ये रीजन भी सही है और यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच गाइज। कमेंट जरूर करके बताएं ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पाई। सो मिलेंगे जरूर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच गाइज। थैंक्स अ लॉट।